उत्तर प्रदेश के मेरठ की घटना तो आपको याद ही होगी। किस तरह से एक लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और शव के छोटे छोटे टुकड़े करके एक ड्रम में डालकर उसके बाद उसमें सीमेंट का घोल भर दिया था। लाश सीमेंट के अंदर जम गई थी, किसी को पता न चले इसलिए आरोपियों ने लाश वाले ड्रम को अपने घर के भीतर ही छुपा कर रख दिया था। कुछ ऐसा ही किस्सा दोस्तों रायपुर से सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी यूपी के मेरठ जैसी वारदात को अंजाम दिया जाता है। युवक का गला बड़ी बेरहमी से तेज़धार हथियारों से काट दिया जाता है। फिर शव को सूटकेस के अंदर डाला गया और उसके ऊपर सीमेंट का मोटा प्लास्टर चढ़ा दिया गया। जब जांच आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि मरने वाले युवक का नाम किशोर पैंतरा होता है। ये मामला है रायपुर की इंद्रप्रस्थ कॉलोनी फेज़ 2 का। दो आरोपी लाश को टीन की एक बड़ी सी पेटी के अंदर डालकर फेंकने के लिए लेकर जाते हुए सीसीटीवी कैमरा की रेंज में आ जाते हैं। कार में दो लोग सवार होते हैं। इस कार के अंदर लोहे के ट्रंक को रखा जाता है। कार के पीछे एक युवती भी अपनी स्कूटी से चल रही थी, जो कभी कार के आगे तो कभी कार के पीछे चलती है, मानो कि वो युवती कार वाले को रास्ता बता रही हो। आरोपियों ने बड़ी ही चालाकी से कार के ऊपर फर्जी नंबर प्लेट लगाई हुई थी। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। गाड़ी आल्टो होती है, लेकिन पुलिस को गुमराह करने के लिए गाड़ी के ऊपर सेंट्रो गाड़ी की नंबर प्लेट लगाई गई थी। रायपुर के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के पास ही पेटी में एक युवक की सड़ी हुई लाश फेंक दी जाती है। लाश फेंकने के थोड़ी देर बाद ही दोपहर होते होते लाश की तीव्र गंध इलाके में चारों तरफ फैलने लगती है और शाम होने तक ये बात सारे इलाके में फैल जाती है कि कोई संदिग्ध ट्रंक झाड़ियों के पास फेंक गया है। सभी लोग झाड़ियों में उस ट्रंक को देखने के लिए इकट्ठा होने लगते हैं। भीड़ में से ही किसी ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। पुलिस वाले आते हैं, ट्रंक को खुलवाते हैं। जैसे ही ट्रंक को खोला जाता है तो ट्रंक में से तीव्र गंध आती है। ट्रंक में सूटकेस रखा हुआ था। सूटकेस में एक लाश ठूंसी हुई थी और उसके ऊपर सीमेंट का घोल डाला गया था। सीमेंट का घोल शायद कातिलों ने इसलिए लगाया होगा ताकि लाश की दुर्गंध बाहर ना निकले, लेकिन फिर भी लाश दुर्गंध देने लगती है तो पकड़े जाने के डर से कातिल लाश को इंद्रप्रस्थ के सुनसान इलाके में झाड़ियों में फेंक कर चले जाते हैं। मामले की तहकीकात शुरू की जाती है तो पता चलता है कि कार इंद्रप्रस्थ कॉलोनी से सुबह 9:50 पर निकली थी। इसमें दो लोग सवार थे और कार के साथ साथ ही एक स्कूटी सवार महिला भी चल रही थी। कार आल्टो थी, लेकिन नंबर सेंट्रो गाड़ी का लगा हुआ था। जब कार के मालिक के बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो पता चलता है कि कार विजय भूषण के नाम पर रजिस्टर थी और इसका रजिस्ट्रेशन तकरीबन 20 साल पुराना था। लाश इतनी बुरी तरह से सड़ चुकी थी कि मरने वाले का शरीर फूलने लगा था और फूलकर सूटकेस के कुछ हिस्सों को फाड़कर वो शव बाहर आने लगा था। जैसे जैसे मामले की जांच आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि शव पूरी तरह से सड़ चुका था। शव के गले पर धारदार हथियार से वार किया गया था और सूटकेस में शव को फिट करने के लिए बुरी तरह से तोड़ा मरोड़ा गया था। उसके हाथ पांव को शरीर के साथ सटाकर बांध दिया गया था। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी और इसके आसपास के एरिया में डर का माहौल बना हुआ था। यहाँ पर रहने वाले लोग डरे हुए थे। सबसे पहले तो पुलिस उस ट्रंक बेचने वाले का पता लगाने की कोशिश करती है जिस ट्रंक में शव को पैक करके फेंका गया था। ट्रंक गोल बाज़ार के पेटी लाइन इलाके से खरीदा गया था। पुलिस वाले ट्रंक विक्रेता तक पहुंचते हैं। ट्रंक विक्रेता शबीर पुलिस को बताता है कि एक युवक और एक युवती सुबह सुबह उनके पास ट्रंक खरीदने के लिए आए थे, लेकिन उनकी गतिविधियां कुछ संदिग्ध लग रही थी। वो घबराए हुए थे। पुलिस वाले शबीर से जब उन दोनों लोगों के बारे में और जानकारी हासिल करती है तो पता चलता है कि हत्याकांड को अंजाम देने वाले युवक का नाम अंकित होता है। अंकित ने ही अपनी पत्नी के साथ मिलकर किशोर नाम के युवक की हत्या 21 जून को की थी। फिर 48 घंटे तक लाश को फ्लैट में ही रखा और इस दौरान वो लाश को किसी सुनसान जगह पर ठिकाने लगाने की योजना बनाते रहे, लेकिन लाश सड़ने लगती है तो हड़बड़ी में वो लोग लाश को ले जाकर पास ही झाड़ियों में फेंक देते हैं। लाश को ठिकाने लगाने के लिए आरोपियों ने जिस कार का इस्तेमाल किया था उस कार को उन्होंने 1 महीने पहले ही खरीदा था और शायद उन्होंने इसी मकसद से कार को खरीदा था। किशोर की हत्या इंद्रप्रस्थ के फ्लैट में ही कर दी जाती है। किशोर को इंद्रप्रस्थ के फ्लैट में यही कहकर लाया गया था कि आपके पुराने घर की रिनोवेशन करवा देंगे,
आपका जो पुराना घर है उसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है, हम उसको दोबारा से पेंट करवा देंगे, उसकी मरम्मत करवा देंगे। किशोर अंकित को जानता था, इसलिए वो अंकित के कहने पर अपना पुराना घर छोड़कर इंद्रप्रस्थ के फ्लैट में किराए पर रहने लगता है। किशोर को मारने से पहले पति पत्नी ने किशोर को नहाने के लिए कहा और फिर उसको पोहा बनाकर खिलाया और उसके बाद उसका बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। ये सारा माजरा क्या था, क्यों अंकित और उसकी पत्नी ने किशोर की हत्या की, ये घटना दोस्तों मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों दरअसल ये पूरा मामला प्रॉपर्टी बेचने के बाद जो पैसे मिले थे उन पैसों के लालच का था। मृतक किशोर और आरोपी अंकित दोनों एक दूसरे को 2018 से जानते थे। किशोर ने अंकित की मदद से अपने गांव वाली ज़मीन 30 लाख रुपए में बेची थी। इससे अंकित को 2 लाख रुपया कमीशन मिली थी। किशोर के पास अभी कुछ और भी ज़मीन बची थी, लेकिन उस ज़मीन का किसी के साथ विवाद चल रहा था। किशोर उस ज़मीन को भी बेचना चाहता था। अंकित ने किशोर से कहा कि वो उस विवादित ज़मीन को बिकवा देगा, लेकिन उसके बदले में किशोर को 10 लाख रुपया उसको एडवांस में देना होगा। किशोर अंकित की बातों में आ जाता है और उसको 10 लाख रुपया एडवांस में दे देता है। लेकिन पैसा लेने के बाद भी अंकित काफ़ी देर तक उस ज़मीन को बेच नहीं पा रहा था, तो किशोर अपना पैसा वापस मांगने लगता है। लेकिन अंकित किसी भी हालत में किशोर के पैसे लौटाना नहीं चाहता था। दूसरा, अंकित को पता था कि किशोर के पास अभी और भी 18 लाख रुपया पड़ा है, वो इस रकम को भी हथियाना चाहता था। किशोर बड़े ही सिंपल लाइफस्टाइल से जीता था। उसके पास सिर्फ एक साइकिल थी और वो साइकिल से ही हर जगह आया जाया करता था। लेकिन कुछ देर पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वो साइकिल भी नहीं चला पा रहा था। वो सारा दिन घर में अकेला पड़ा रहता था। उसने अंकित से मदद मांगी। अंकित उसको खाना देने के लिए जाता, उसके लिए ज़रूरी सामान लेकर जाया करता था। किशोर को लगता था कि अंकित अब उसके 10 लाख रुपया लौटाने वाला नहीं है, इसलिए वो उससे महंगे महंगे रेस्टोरेंट से अपने मनपसंद का खाना मंगवाता था, अपनी ज़रूरत की सभी चीज़ें मंगवाता था। इससे अंकित का रोज़ का बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था। दूसरा, किशोर उस पर पैसे वापस करने का दबाव भी डाल रहा था। अंकित परेशान हो चुका था। बस यहीं से उसने किशोर की हत्या करने की प्लानिंग बनाई। अंकित ने ये सारी प्लानिंग अपनी पत्नी शिवानी शर्मा को बताई, लेकिन शिवानी हत्या की बात सुनकर डर जाती है। पहले तो वो इस काम के लिए मना कर देती है, लेकिन फिर उसके बाद वो अपने पति का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है और फिर दोनों किशोर की हत्या की प्लानिंग करने लगते हैं। और इसी प्लानिंग के तहत वो लोग किशोर को अपने पास की इंद्रप्रस्थ सोसाइटी में एक फ्लैट किराए पर लेकर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पुराने पुश्तैनी घर में हम साफ़ सफाई करवा देंगे। ऐसा कहकर वो लोग किशोर को नए फ्लैट पर ले जाते हैं। वहाँ पर उसको नहला धुला कर पोहा वगैरह खिलाते हैं और नाश्ते के बाद किशोर जैसे ही सोने लगता है, इसी दौरान शिवानी किशोर के पैर पकड़ लेती है। किशोर शारीरिक रूप से वैसे ही बहुत कमज़ोर हो चुका था, इस कारण वो ज़्यादा विरोध नहीं कर पाता। अंकित उसका गला चाकू से काट देता है। प्लानिंग तो हत्या के बाद लाश को सूटकेस में भरकर ठिकाने लगाने की थी, लेकिन खून ज़्यादा बहने लगता है। दोनों पति पत्नी लाश को वहीं छोड़ देते हैं और एक लोहे का ट्रंक खरीद कर लाते हैं। लाश से तीव्र बदबू आने लगी थी। आनन फानन में ये लोग सूटकेस में लाश को तोड़ मरोड़ कर भरते हैं और उसके ऊपर सीमेंट का घोल डाल देते हैं। सीमेंट का घोल डालने से सूटकेस बहुत भारी हो जाता है। उसके बाद वो सूटकेस को लोहे के ट्रंक में डालते हैं। अब ये ट्रंक और भी ज़्यादा भारी हो चुका था। अब इसको ठिकाने लगाना और भी मुश्किल हो चुका था। अंकित अपने 2 दोस्तों को पैसे का लालच देकर अपने साथ मिला लेता है और उन्हीं लड़कों की मदद से पेटी को लिफ्ट से नीचे उतार कर कार में रखता है और उसके बाद इंद्रप्रस्थ के पास झाड़ियों में फेंक देता है। हत्या के बाद पति पत्नी दिल्ली की फ़्लाइट की टिकट बुक करवाते हैं और दिल्ली में किराए पर घर लेकर रहने की प्लानिंग बनाकर रायपुर से फरार हो जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस वाले पहले तो ट्रंक की पहचान करते हुए व्यापारी से कातिलों का हुलिया जानते हैं और उसके बाद जिस फ्लैट में किशोर रहता था वो उसके मालिकों तक पहुंचते हैं और पता करवाते हैं। तो पता चलता है कि ये फ्लैट अंकित ने किराए पर किसी को लेकर दिया था। सारी जानकारी हासिल करने के बाद पुलिस वाले दिल्ली से अंकित और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लेते हैं और इस तरह से कत्ल के दोनों आरोपियों को और उनकी मदद करने वाले 2 दूसरे युवकों को भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि कातिल चाहे जितना मर्जी होशियार क्यों ना हो,
लेकिन फिर भी वो पुलिस को ज़्यादा देर चकमा नहीं दे पाता और पुलिस की पकड़ में आ ही जाता है। इस कहानी में भी ऐसा ही होता है। कातिल कत्ल करके बचने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन उनके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं और अंत में वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं और अभी वो अपने कर्मों का हिसाब देने के लिए कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। पुलिस वाले आरोपियों को कोर्ट में पेश करके उनका रिमांड लेते हैं। फ़िलहाल पुलिस को उनका 15 दिन का रिमांड मिला है। पुलिस वाले इस हत्याकांड के बारे में और भी जानकारियां उनसे जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। पैसे का लालच इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है। किशोर, जिसके आगे पीछे कोई नहीं था, उसकी शादी नहीं हुई थी, उसके बीवी बच्चे नहीं थे, वो सारा विश्वास अंकित और उसकी पत्नी पर करता था, लेकिन अंकित और उसकी पत्नी ने पैसों के लालच में उस आदमी का कत्ल कर दिया जो कि उन पर पूरा विश्वास करता था। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया। और जाते जाते दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।